नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस क्लास में सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज इतिहास के कुछ ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक स्रोत। ऐसे स्रोत जो दोस्तों इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं तो उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, इन चारों में जो सही कथन है वह आपका ऑप्शन ए है कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं तो वह पुरातात्विक स्रोत की तुलना में थोड़े कमज़ोर होते हैं, और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं तो वह दोस्तों आपके प्रमाणिक होते हैं, अधिक प्रमाणिक होते हैं, जिससे हम दोस्तों ज़्यादा इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पुराण। पुराण दोस्तों जो श्रुति ग्रंथ होते हैं तो उनका अंग नहीं माना जाता, जबकि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद ये तीनों अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो ये जो दावा करता है तो यह दोस्तों आपका महाभारत करता है। मतलब महाभारत में जो भी चीज़ लिखी है तो वह दोस्तों दुनिया में है, जो उसमें नहीं लिखा है तो वह दुनिया में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है तो वह दोस्तों किसका है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धों का। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है दोस्तों तो उन्हीं का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जातक ग्रंथ, जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक जो है तो यह है दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नागसेन। ठीक है, तो नागसेन और राजा मिलिंद इन दोनों के मध्य संवाद की जानकारी मिलती है मिलिंद पन्हो पुस्तक से। ठीक है, और इन्हीं के दोस्तों ये पुस्तक भी है। उत्तराखंड के एग्जाम में 2 बार ये प्रश्न बन चुका है कि मिलिंद पन्हो किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा नागसेन की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंस। ठीक है, जिसकी तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उससे की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौटिल्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिससे राजनीति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो अभी आपको बताया राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, कल्हड़ की जो पुस्तक है तो वह राजतरंगिणी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अर्थशास्त्र अभी हमने पढ़ा कौटिल्य की, इंडिका जो है तो वह दोस्तों मैग्नेस्थीज की है। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है तो यह है दोस्तों आपकी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। महाभाष्य जो पुस्तक है तो यह है दोस्तों पतंजलि की पुस्तक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और पतंजलि यह दोस्तों पुष्य मित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है, और उन्हीं के समय यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम
नाटक का नायक था? तो इसका जो नायक था तो वह था दोस्तों आपका ऑप्शन सी, अग्निमित्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मालविका अग्निमित्र पुस्तक है यह कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नायक था अग्निमित्र। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित्र जो पुस्तक है तो ये आपकी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है? विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, बिल्हड़। ठीक है, तो बिल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक है विक्रमांक चरित्र। अगला प्रश्न है कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? चंद्रबरदाई जो था तो यह दोस्तों आपका पृथ्वीराज के दरबार में रहता था। ठीक है, तो इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के बारे में जानकारी दी गई है और इस पुस्तक का भी नाम दोस्तों पृथ्वीराज रासो है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों सिकंदर के साथ हेरोडोटस भारत नहीं आया था। निर्याकस, एनासिक्टरस और अरिस्टोबुलस ये तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है, हेरोडोटस जो है तो इसे दोस्तों इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इन चारों ऑप्शन में दोस्तों सबसे पहले भारत जो आने वाला व्यक्ति था तो वह मैग्नेस्टिस था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैग्नेस्टिस की पुस्तक का नाम क्या है? ऊपर आपको बताया था कि इंडिका जो पुस्तक है तो वह मैग्नेस्टिस की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो जियोग्राफिया जो पुस्तक है इसकी रचना की थी स्ट्रोबो ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है कि प्लेनी की पुस्तक का नाम है? तो प्लेनी की जो पुस्तक है तो उसका नाम है नेचुरस हिस्टोरिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की है? इसकी रचना की है दोस्तों अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फ्रेंड्स यही पुस्तकें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जो उत्तराखंड के राइटरों के अलावा ठीक है जीके से संबंधित पुस्तक आती हैं तो वह दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे से ये पुस्तक याद हो जाएंगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फाइयान कहाँ का निवासी था? तो फाइयान दोस्तों ये आप चीन का यात्री था। फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाइयान जो भारत आया तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री दोस्तों ह्वेनसांग भारत आया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो दोस्तों पाल शासकों के साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अलब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलब्रूनी जो था तो यह दोस्तों महमूद गजनवी का प्रसिद्ध इतिहासकार था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये दोस्तों मोरक्को यात्री था जो कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सफरनामा दोस्तों इसकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, वह आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक
के शासनकाल में यह भारत आया था। अगला प्रश्न है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ये की थी दोस्तों देवराय द्वितीय के शासनकाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो हुई तो वह हुई थी दोस्तों ऑप्शन डी 1861 में। ठीक है, तो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो बोला जाता है तो वह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम जो खोजी तो वह दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 1921 में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल हड़प्पा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो सभ्यता थी तो यह सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। ठीक है, तो ये दोनों नाम प्रचलित हैं इस सभ्यता के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वे हैं। तो ये थे दोस्तों दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर खोजा गया था 1921 में और 1922 में दोस्तों मोहनजोदड़ो नगर खोजा गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्वीय खुदाई के प्रभारी थे। तो ये थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स ये दोस्तों सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना जो अभिलेख है तो वह दोस्तों एशिया माइनर है। ठीक है, जो कि मध्य एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और जो दोस्तों टी पैंथनर था तो उसके द्वारा इसके अभिलेखों को खोजा गया था। ठीक है, 1737 में, जबकि 1850 में इसके अभिलेखों को पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो फ्रेंड्स, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है तो वह प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। देखिए, भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। जबकि दोस्तों अशोक की जो भाषा थी तो वह पाली थी क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो, आप याद रखिएगा कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक इसके अभिलेख मिलते हैं। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए दोस्तों सारे कोना कांधार से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के द्विभाषा अभिलेख जो है तो वह सारे कोना है जो कि कांधार में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोक के मनसेरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देखिए, ऊपर हमने पढ़ा था कि द्विभाषा वाला जो अभिलेख था तो वह सारे कोना था जो कि कांधार अफगानिस्तान से मिला। ठीक है, और दोस्तों मनसेरा और शहबाजगढ़ी ये दोनों पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है,
जो कि आपके खरोष्टी लिपि में है, क्योंकि पाकिस्तान में दोस्तों उर्दू भाषा बोली जाती है और उर्दू जो लिखी जाती है तो वह खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब उर्दू, अरबी, फारसी ये दोस्तों आपकी खरोष्टी लिपि में ही लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। ठीक है, जो हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख है तो वह दोस्तों वासुदेव से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, उड़ीसा का प्राचीन नाम ही कलिंग है। ठीक है, और यहाँ से हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इसी में दोस्तों भारत का नाम हिंदू वर्ष देखने को मिलता है, हिंदुस्तान वर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है तो वह सत क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा मिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये दोस्तों गुजरात से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों से मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो मिलता है तो वह दोस्तों रुद्रदामन के अभिलेखों से मिलता है। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों में से किस निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिससे आप पूरा कंफ्यूज हो जाएं, पर आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों का जो उल्लेख मिलता है तो वह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात से मिला है, यहाँ इस अभिलेख में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह है दोस्तों आपके ऑप्शन डी, प्रयाग। ठीक है, सभी जानते हैं दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है तो वह समुद्रगुप्त का अभिलेख है जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये दोस्तों हमारे उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो दोस्तों यह समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरौली दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो मेहरौली में स्थित है दोस्तों लोह स्तंभ। ठीक है, और ये जो बनाया गया तो चतुर्थ सदी में बनाया गया है, चौथी सदी में दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये जो है ये आपका चंद्र की स्मृति में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख जो मिलता है तो वह दोस्तों ऐरण अभिलेख में मिलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये जो ऐरण अभिलेख है तो ये दोस्तों भानुगुप्त का है, याद रखेगा। ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा था दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम, ये जो है तो ये दोस्तों भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो ऐरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ऐहोल अभिलेख दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था और ये आपका पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह है ऐहोल अभिलेख से मिलती है और ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों हर्ष को हरा दिया था। ठीक है, और उसी की जीत के उपलक्ष्य में ऐहोल अभिलेख को बनवाया गया था और यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो हुआ तो वह हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये क्या है? राजा द्वितीय के द्वारा अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है उत्तर मेरु अभिलेख में। ठीक है, जो उत्तर मेरु अभिलेख है इसी में दोस्तों महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन जो प्रारंभ हुआ था तो वह 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है तो जो आहत सिक्के हैं इन्हें दोस्तों प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए और यह भी दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी तो वह इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाई गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो जारी किए तो वह कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो दोस्तों सातवाहनों को जो जाना जाता है तो वह शीशे के सिक्कों को बनाने के लिए जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए थे और सातवाहन वंश का जो संस्थापक है तो वह दोस्तों सीमुख है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? तो बड़े पैमाने पर सर्वाधिक जो मुद्राएं चलाई सोने की तो वह चलाई दोस्तों कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये जो था ये दोस्तों आपका मगध का व्यवसाय था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की। जो सुंग यून था तो इसने भारत की जो यात्रा की तो ये की थी दोस्तों ऑप्शन ए 1518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महाभारत युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवातक अभिलेख संबंधित है। तो रवातक अभिलेख जो है ये आपका कनिष्क से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है तो वह दोस्तों मैग्नीस्थीज ने किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इंडिया भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया तो वह हेरोडोटस ने किया है, जिसे इतिहास का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को
उद्वाचित किया? तो ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित जो किया है तो ये दोस्तों किया जेम्स प्रिंसेप ने, मतलब इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम इसे पढ़ा गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन किए। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का एग्जाम है, तो वह हमारी इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपकी लुसेंट वस्तुनिष्ठ के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप हमारी सीरीज से जुड़कर पूरी वस्तुनिष्ठ बुक को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके दोस्तों जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।